सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारे पास है 10th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में वो कौन से ऐसे दो टॉपिक्स हैं जिसको प्रिपेयर करने पर आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि वो दो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं उनमें से किस तरह के क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछ सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के टोटल टॉपिक्स कितने हैं। आप देख सकते हो टोटल 6 to 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में आपको स्टडी करने पड़ेंगे, और ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर इनमें से आपने कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड करना है तो भाई सभी टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो तब तो ये लेक्चर आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आपके लिए दो टॉपिक्स हम ऐसे बताएंगे जो आपको कर लेने चाहिए। टॉपिक नंबर 1, जो कि 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। जब कंप्लीट सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते थे तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो 4 मार्क्स में पूछा जाता था, लेकिन अब क्योंकि सेमेस्टर वाइज, टर्म वाइज डिवाइड कर दिया गया है आपके एग्जाम को, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मनी मार्केट होता क्या है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्वेश्चन की फॉर्मेट मैं आपको पहले बता चुका हूं, या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, बस इतना ही। इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग और साथ में हेडिंग्स लिखनी है। सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड why they are more liquid as compared to capital market instrument। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से मोर लिक्विड क्यों माने जाते हैं, इसका प्रॉपर आपको रीजन देना होगा। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होती है जहां पर लिक्विडिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। जिस बिजनेस को 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, 1 दिन, 10 दिन, 2 महीने, तो वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है, इसलिए वो ज्यादा लिक्विड कंसीडर की जाती है, वो हाईली रेशियो में कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में मनी मार्केट के 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट्स याद करके चले जाते हैं, जबकि टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो सोचते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कोई 2 या कोई 3 इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लेन कर देंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन भाई एग्जामिनर कई बार आपको एक्सप्लेन एनी 2 और एक्सप्लेन एनी 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं बोलता। मैक्सिमम टाइम्स एग्जामिनर ना आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बता देता है और कहता है कि इनको एक्सप्लेन करो। मान लो आपने पहले 3 इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से याद किए, लेकिन एग्जाम में आखिरी वाले 2 इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लिए गए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, 2 नंबर आपके यहां पर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए, इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको करवा देते हैं। आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, क्योंकि 2 नंबर का है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन किया होगा, वो इंस्ट्रूमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहां पर हाईलाइट किया गया है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्ट वे में अगर क्वेश्चन आएगा तो पांचों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको पूछा जा सकता है। इसलिए पांचों इंस्ट्रूमेंट आपको करके जाने हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, ये केस हमें दे रखा है। केस स्टडी रीड करने के बाद आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस। क्वेश्चन रीड करके आपको सबसे पहले यह पता लगाना है कि कंपनी इस सिचुएशन में कौन से मनी मार्केट को यूज कर सकती है। सेकेंड, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट सही से पता लगा लिया तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन का होता है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। तीसरा क्वेश्चन, स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। और अगर आपने इंस्ट्रूमेंट पता लगा लिया तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो केस स्टडी रीड करने से पहले आपको क्वेश्चन जरूर रीड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से ना माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। सो अब हम केस स्टडी रीड करते हैं। Ganesh Steel Limited is a large credit-worthy company that manufactures steel for Indian market. गणेश स्टील लिमिटेड एक बहुत बड़ी क्रेडिट वर्थी कंपनी है जो कि इंडिया मार्केट के लिए स्टील मैन्युफैक्चर करती है। इट नाउ वांट्स टू कैटर टू द एशियन मार्केट। अब इंडिया मार्केट के साथ साथ ये पूरे एशिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। सो दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन न्यू high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है इसलिए इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए जो कि कैपिटल मार्केट से मिल सकता है। ओके, इट डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो उन्होंने कहा कि हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू अपने फंड्स को रेज करेंगे। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व्स ह्यूज फ्लोटिंग कॉस्ट। लेकिन भाई मार्केट में शेयर्स इशू करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा बियर करना पड़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आते हैं, जो प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, उनका बहुत खर्चा आता है। टू मीट दिस एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट द कंपनी डिसाइडेड टू टैप टू द मनी मार्केट। ये जो खर्चा है ना फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको बियर करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से ये फाइनेंस रेज करेंगे। तो बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज किया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए जो कॉल मनी है वो दो बैंक्स के बीच में डील करने के लिए होते हैं, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं है। कॉमर्शियल बिल दो पार्टीज के बीच में डील होती हैं जो कि एक तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए इशू किए जाते हैं, यानी ये भी यहां पर डील नहीं किया जा सकता। कॉमर्शियल पेपर ये हमारे इस एग्जांपल में सेट बैठता है क्योंकि कंपनी क्रेडिट वर्थी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को विदाउट एनी सिक्योरिटी सिर्फ एक कॉमर्शियल पेपर इशू करके लोन रेज कर सकती है। सो यहां पर कॉमर्शियल पेपर की बात कही गई है। कॉमर्शियल पेपर का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 डेज से लेकर 364 डेज यानी विद इन 1 ईयर के लिए होता है। और कॉमर्शियल पेपर फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ साथ जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो क्रेडिट वर्थी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज करती हैं। सो अदर पर्पस में क्या आएगा? टू बियर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म क्रेडिट शॉर्टेज ऑफ लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कंपनीज। यानी जो बहुत बड़ी क्रेडिट वर्थी कंपनीज होती हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए उनको फाइनेंस चाहिए होता है तो भी कॉमर्शियल पेपर को यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ही आपको किसी भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस बेस्ड के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। जैसे कि मैंने कहा आपको 5 नंबर पूरे करने हैं तो आपको 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। एक टॉपिक मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स 2 नंबर में हो गया। अब 3 नंबर के लिए एग्जामिनर जो है ना वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। कई बार एग्जामिनर 3 नंबर का क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज में से डाल देता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन कई बार एग्जामिनर सेबी में से भी क्वेश्चन डाल देता है। सेबी क्या है, क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, ऑब्जेक्टिव, इसका फंक्शन क्या है,
इसके जो डेवलपमेंट फंक्शन है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जो रेगुलेटरी फंक्शन है, उनको एक्सप्लेन करने को भी कहा जा सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अब वो एक कौन सा होगा इसकी 100% कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कोई भी डाल सकता है, तो आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में से और सेबी में से। नंबर 1, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये बताओ, और स्टॉक एक्सचेंज के मेन फंक्शंस क्या हैं। 7 to 8 फंक्शंस हमने आपको करवा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ट्रेडिंग प्रोसीजर। स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, तो इसके भी 7 to 8 स्टेप्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत डिटेल में याद करना है, क्योंकि कई बार ट्रेडिंग प्रोसीजर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, एग्जामिनर वो भी पूछ लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर में डीमेट अकाउंट होता है, डिपॉजिटरीज होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर में उनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, सेबी क्या है, सेबी के फंक्शन क्या है, सेबी क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी के जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं और जो डेवलपमेंट फंक्शन है, इनमें से कोई भी 2 फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं 3 नंबर के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी आपको अच्छे से करना है। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है, 3 नंबर के लिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसका आंसर आप बिना केस स्टडी रीड करके दे सकते हो। डीमेट अकाउंट एक डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म होता है, जहां पर सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में नहीं, मटेरियल फॉर्म में, यानी उसको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। हार्ड कॉपी नहीं चाहिए होती, उसको हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टोर करके रख सकते हैं। सेकंड, हु इज एक्टिंग एज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर हर्ष, तो इसके लिए हमें ये पूरा केस स्टडी रीड करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहां पर हर्ष कौन है, हर्ष का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कौन है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डॉक्यूमेंट दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल एंड हेल्प टू सेटल द क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। अगर आपने ट्रेडिंग प्रोसीजर अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो लीगली इन्फोर्स किया जाता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। अगर वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो उसके बाद शेयर्स को खरीदना और बेचना ही पड़ेगा। इसका आंसर भी आप बिना केस स्टडी रीड करके दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो कि दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को एक फुलफिलमेंट, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है। डेट, पार्टिसिपेंट्स, इसमें एक यूनिक नंबर भी लिखा जाता है, ट्रांजैक्शन नंबर। सो 2 क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिना केस स्टडी रीड करके मिल गया। अब आपको एक क्वेश्चन के लिए केस स्टडी रीड करना पड़ेगा। सो एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, रीड करते हैं। हर्ष वर्क एज अ मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। हर्ष जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है। ही ओपनड अ डीमेट अकाउंट, ओके, विद अ ब्रोकिंग हाउस, ओके, ब्रोकिंग हाउस, in order to trade in securities with the money he received as his first performance bonus। उसने अपना ये जो अकाउंट है ना वो ब्रोकिंग हाउस की हेल्प से ओपन करवाया है। पहली लाइन में ही हमारा आंसर मिल गया हमें। ब्रोकिंग हाउस, जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर का जो नेम होता है उसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्रोसीजर में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्लाइंट होना चाहिए जो कि हर्ष है, डिपॉजिटरी होने चाहिए जहां पर अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। अकाउंट ओपन करवाएगा कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो हर्ष जो कि क्लाइंट है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकिंग
हाउस के पास गया और अकाउंट ओपन करवाया। सो यहां पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? हर्ष का। किसने अकाउंट ओपन करवाया? ब्रोकिंग हाउस। सो यहां पर आंसर होना चाहिए ब्रोकिंग हाउस, जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज which has not been followed by Unicorn Securities Private Limited। ओके, ट्रेडिंग प्रोसीजर में से ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आपको ये पूरा केस स्टडी रीड करने के बाद बताना है कि कौन सा ट्रेडिंग प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट, नेम द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट टू whom कस्टमर कैन कंप्लेन टू रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस। इसके बारे में आपको पता होगा, कौन सी एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेब्लिश की गई थी? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग अपने ग्रीवियंसेस सॉल्व करवा सकते हो। लास्ट, राइट टू वैल्यूज नॉट फॉलोड बाय द यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका आंसर तो आपको बिना केस स्टडी रीड करके मिल गया। इन दोनों का आंसर ढूंढने के लिए आपको ये केस स्टडी पूरा रीड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट, ट्रेडिंग प्रोसीजर में से कौन सा फंक्शन, कौन सा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया? इसके लिए आपको पहले ट्रेडिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर ना ट्रेडिंग प्रोसीजर लिख लेते हैं। नंबर 1, सिलेक्टिंग द ब्रोकर। बिना ब्रोकर के सिलेक्ट किए आप अपना स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते। सेकंड, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अब आपको पता है कि जो फ्लोर ट्रेडिंग है वो एक तरह से बंद हो चुकी है, सो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना एक तरह से कंपल्सरी है। देन थर्ड हमारे पास है प्लेसिंग द ऑर्डर। ब्रोकर के साथ हमें अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आएगा एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। जो भी ऑर्डर हमने कहा होगा अगर वो मैच हो जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा ब्रोकर। और 5वें नंबर पे सीधा आ जाएगा सेटलमेंट। अब सेटलमेंट में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर करना और T+2 T+5 डेज में सेटलमेंट करना और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये 5 स्टेप्स मेन स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स में से कौन सा स्टेप परफॉर्म नहीं किया गया वो हमें ये क्वेश्चन रीड करने के बाद पता चलेगा। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड टू डील इन सिक्योरिटी। ओके, सो यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ब्रोकर है। मैंने कहा था आपको, ब्रोकर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है और एसोसिएशन भी हो सकती है। तो ये कंपनी है जो कि ब्रोकर के तौर पर काम कर रही है। It was registered as a stock broker with National Stock Exchange। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसने अपने आप को लिस्ट करवाया है, रजिस्टर्ड करवाया है और ये सिक्योरिटीज में डील करती है। इट इज ऑल्सो अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब क्योंकि ये ब्रोकर है इसलिए ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है, यानी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको ब्रोकर चाहिए होगा। तो यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ब्रोकर है जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। इन द फर्स्ट 3 years इट डेवलप्स इट्स बिजनेस सक्सेसफुली। पहले 3 सालों में इन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आफ्टर दैट द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज। 3 साल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो गए। सम कस्टमर्स कंप्लेन्ड टू द कस्टमर केयर सेंटर फॉर द कंपनी दैट शेयर्स परचेज्ड बाय देम and for which the payment has been duly made were not transferred to their demat account by the Unicorn Security Private Limited। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हुए, कंपनी की सक्सेस डाउन होने लगी। जो बंदों ने, जो कस्टमर्स ने शेयर्स डील किए थे, पेमेंट भी कर दी थी, उनको अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज नहीं मिल पा रही थी। यानी कि अगर ट्रेडिंग प्रोसीजर की बात की जाए तो ब्रोकर सिलेक्ट हो चुका था, डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका था, ऑर्डर भी प्लेस हो चुका था, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुका था,
लेकिन शेयर्स को ट्रांसफर करके पेमेंट करने के बाद डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं हुए थे, यानी सेटलमेंट नहीं की गई। तो कौन सा स्टेप यहां पर परफॉर्म नहीं किया गया? सेटलमेंट। पहला आंसर हमें हमारा मिल गया, सेटलमेंट ऑफ शेयर्स। राइट द टू वैल्यूज नॉट फॉलोड। अच्छा, दो वैल्यूज कौन सी फॉलो नहीं की गई? आगे पढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव ऑफ कस्टमर केयर सेंटर प्रॉमिस्ड द ग्रीवियंस्ड कस्टमर दैट देयर शेयर्स will be transferred to their demat account as soon as possible, but the company delayed the matter and did not transfer the share। मतलब कस्टमर्स का विश्वास खो दिया था कंपनी। कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। एक तरह से ट्रुथफुलनेस, जो विश्वास था वो खत्म हो चुका था। सो पहली वैल्यू ट्रुथफुलनेस, और दूसरी वैल्यू फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करना, फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करना, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करना। सो ये दो वैल्यूज कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी। तीसरा आंसर भी आपको मिल गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है सेबी के रिगार्डिंग, है ना। सेबी के फंक्शंस जो रेगुलेटरी होते हैं या फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं या फिर डेवलपमेंट बेस्ड फंक्शन होते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड आपके सामने एक क्वेश्चन है। यहां पर आपको लिखा है लास्ट में, by quoting the lines from the above paragraph, identify and state any two functions that were performed by SEBI in the above case। आपको दो फंक्शंस लाइंस को कोट करके हाईलाइट करने हैं। अब आपको तो पता है टोटल 3 फंक्शन सेबी परफॉर्म करता है। पहला रेगुलेटरी, रेगुलेटरी फंक्शन में सेबी जो है वो सभी पार्टीज को रेगुलेट करते हैं। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो डिपॉजिटरीज होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सभी को रेगुलेट करता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इसमें मेजरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करने के लिए वो पेनल्टीज भी चार्ज कर सकता है ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तीसरे नंबर पे आता है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में बेसिकली जो सेबी होता है वो डिफरेंट वेज ढूंढता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज की जो डेवलपमेंट है वो की जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जा सके। तो अब हमें ये केस स्टडी रीड करके पता लगाना है कि यहाँ पर कौन से 3 फंक्शंस हाईलाइट किए गए। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं मिस्टर संजय नेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ तरन बैंक। ओके, चेयरमैन है वो तरन बैंक का। द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स वर हैप्पी एज द बैंक वॉज पेइंग रेगुलर डिविडेंड। बैंक उनको रेगुलर डिविडेंड दे रहा था इसलिए शेयर होल्डर्स खुश थे। द मार्केट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स वॉज ऑल्सो स्टेडीली राइजिंग। जो तरन बैंक है उसके मार्केट प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे, यानी बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। द बैंक वॉज अबाउट टू अनाउंस देयर टेकिंग ओवर द वीना बैंक। ये बैंक जो है ना तरन बैंक, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि वो कुछ समय के बाद वीना बैंक को ओवरटेक करने लगा था, यानी उसको मर्ज करने लगा था। तो मिस्टर संजय नेहरा न्यू दैट द शेयर प्राइस ऑफ तरन बैंक वुड राइज ऑन दिस अनाउंसमेंट। और जो संजय है, जो इनसाइडर है, जिसको पता था, जिसके पास ये सारी जानकारी थी, उसको पता था कि अगर हम एक और बैंक को टेक ओवर करेंगे, मर्ज करेंगे, तो हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। बीइंग अ पार्ट ऑफ बैंक, he was not allowed to buy shares of the bank, क्योंकि वो खुद बैंक का चेयरमैन है, वो शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। So he called one of his the rich friend Sudhir and asked him to invest 5 करोड़। यानी अंदर की जानकारी उसने रखी थी, और उस अंदर की जानकारी रखने के कारण उसको पता था मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे, इसलिए वो खुद तो नहीं ले सकता था, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को कहा कि इन्वेस्ट करो। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह ये हो रहा था, जो कि गलत है, जो कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। फिर उसने कहा कि भाई सुधीर देख, तेरे को कैपिटल गेन होगा, तू 5 करोड़ इन्वेस्ट कर। और हुआ भी ऐसे ही, जो मार्केट में शेयर प्राइस है वो 40% से बढ़ गया। मार्केट प्राइस बढ़ने के कारण
सुधीर को मुनाफा हुआ 7 करोड़ का। इस 7 करोड़ में जो टोटल प्राइस हुआ वो 7 करोड़ का हुआ। 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, 7 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ का मुनाफा हुआ। सो ये जो 2 करोड़ है ना, इसमें से 1 करोड़ संजय के पास चला गया जो कि चेयरपर्सन है, और 1 करोड़ उसने खुद रख लिया। On regular inspection and by conducting inquiry of the brokers involved, the Security Board of India was able to detect this irregularity. इंक्वायरी बिठाई गई और पता चला कि ये गलती हुई है। तो यहां पर सेबी ने परफॉर्म किया अपना फंक्शन, इंक्वायरी किया, यानी क्या किया, रेगुलेशंस। सो ये लाइंस जो हैं इनको आप हाईलाइट कर सकते हो। ऑन रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म किया गया। लाइंस कौन सी हैं, ऑन रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, यहां से लेकर इरेगुलरिटीज तक आपको लाइंस भी कोट करनी है और फंक्शन भी बताना है। सो रेगुलेटरी फंक्शन सेबी ने परफॉर्म किया। क्या और कोई फंक्शन परफॉर्म किया सेबी ने? द सेबी इम्पोज्ड अ हैवी पेनल्टी ऑन मिस्टर संजय नेहरा। पेनल्टी चार्ज करना, पेनल्टी क्यों चार्ज की जाती है? ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके इन्वेस्टर्स को। सो दी सेबी से लेकर नेहरा तक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी वहां पर परफॉर्म किया गया है। तो वो लाइंस भी आपको यहां पर कोट करनी है। क्या और कोई फंक्शन परफॉर्म किया गया? नहीं, यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। सो डेवलपमेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं किया गया, इसको हम इरेज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक आपको मस्ट प्रिपेयर करने ही करने हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये हम आपके लिए होमवर्क देकर जा रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।